नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब हम बात करेंगे मेष लग्न के द्वादश भाव में बुध की स्थिति। यदि आपकी जन्म पत्रिका मेष लग्न की है और द्वादश भाव में बुध बैठे हुए हैं तो यह वीडियो आपको देखना चाहिए। हो सकता है कि आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी लिए हुए ये वीडियो हो, है ना। मीन राशि उनकी नीच राशि है बुध की, मेष लग्न है, द्वादश भाव खर्चे का व्यय का भाव है, अस्पताल का भाव है, गुप्त चीज़ों का भाव है ना। और यहाँ पे बुध रहेंगे। बुध भी यहाँ पे तृतीय भाव के स्वामी बनते हैं, षष्ठ भाव के स्वामी बनते हैं। पतयः त्रिषडायानाम दीपा फलप्रदा, त्रिषडाय पति बनते हैं बुध यहाँ पे। तो क्या परिणाम देखने को मिलेंगे यही हम आज जानेंगे। लग्नेश के शत्रु रहते हैं बुध इस लग्न में, और द्वादश भाव में बैठे हैं। षष्ठेश का द्वादश भाव में बैठे रहना विपरीत राजयोग भी बनाता है, क्योंकि त्रिक भाव के स्वामी त्रिक भाव में बैठे रहे तो विपरीत राजयोग की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं। तो ऐसा जातक अवश्य ही धनवान तो हो जाएगा। विपरीत राजयोग का अर्थ इतना है कि जातक को बड़े संघर्ष के बाद में सफलता हासिल प्रदान करना, सफलता देना। जब व्यक्ति चारों दिशाओं से कोई आशा नहीं रहती है, चारों दिशाओं से टूट चुका होता है, तब एक अचानक से मिली हुई सफलता को ही विपरीत राजयोग कहते हैं। जैसे बहुत बड़ा कर्ज है, आप कर्ज है बहुत सारा, और कोई व्यक्ति आए एक दिन अकस्मात आपको इतना रुपए दे के चला गया कि वो सारा ही कर्ज मुक्त हो गया। अब अगर कर्ज का ही नाश हो गया तो उसको भी तो राजयोगी तो कहते हैं। अब वेश वेभाव में बैठा हुआ ये भी वेश का नहीं, ऋण, अगर ऋण का ही नाश हो गया तब तो नीचभंग राजयोग। लेकिन षष्ठ भाव को देखेगा तो सांसारिक रूप से तो संघर्षमय स्थिति उत्पन्न कर देता है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से मोक्ष का भाव भी द्वादश है। गुप्त विद्याओं में शिखर पर ले जा सकता है यदि प्रयास करे तो। आध्यात्मिक मार्ग में योग के माध्यम में, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, आयुर्वेद अच्छा ले जा सकता है। द्वादश भाव का बुध सद्व्यय करवाता है, यानी अच्छे कार्यों में जातक खर्चा करता है। शिक्षा पर व्यय, है ना, उच्च शिक्षा पर व्यय, बौद्धिक कार्यों में खर्च करता है। ऐसे जातकों का परिवार भी बड़ा समृद्ध होता है, संतति वृद्धि होती है, बड़े बुजुर्गों की पैतृक संपत्ति भी प्राप्त हो जाती है। एक अजीब सा संयोग कि जातक की बहन या पुत्री अपने मायके में दुखी रहती है लेकिन ससुराल में सुखी रहती है। करियर, द्वादश भाव विदेश का भाव भी है, तो करियर को लेकर के विदेश में भी जा सकता है, विदेशी व्यापार कर सकता है जातक, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकता है, विदेशी संपर्कों से खूब धन अर्निंग कर सकता है, कमा सकता है। तृतीय भाव का स्वामी भी बनता है तो इसकी हानि तो करेगा ही बुध। छोटे भाई का सुख कम कर दिया, छोटे भाई से दूर रखेगा, है ना। या तो फिर होता नहीं है, होता है तो उससे दूर रहो, कम बनती है भाई में। नीच राशि में बैठे रहेंगे बुध यहाँ पे, विपरीत राजयोग भी बनाएंगे तो जीवन में बड़े उठापटक करने पड़ेंगे। अब हम प्रत्येक ग्रह की युति को समझेंगे इस भाव में कि क्या परिणाम प्रदान करती है। जैसे यदि यहाँ पे सूर्य आकर के बैठ जाए मेष लग्न में, द्वादश भाव में सूर्य पंचम भाव के स्वामी, संतान पक्ष, विद्या भाव का भाव है पंचम भाव, और सूर्य बुधादित्य योग का निर्माण करेंगे। पंचमे सर्वे त्रिकोण नेता, रोगराश व फलप्रदा, तो संतान पक्ष के लिए सही नहीं है। फिर भी राजयोग तो है, राजयोग का तो परिणाम, बुधादित्य योग का तो परिणाम प्रखर बुद्धिमान तो बना देगा, लेकिन और राजयोग होने चाहिए जन्म पत्रिका में। जैसे सूर्य के साथ में गुरु की स्थिति हो, गुरु भी यहाँ पे आ जाए तो आयु की थोड़ी सी लंबी अवधि में जातक को अच्छा फल प्रदान कर सकती है। सूर्य और बुध
बुधादित्य योग का निर्माण कर देती है। पंचमेश का अपने से अष्टम भाव में बैठे रहना संतान पक्ष के लिए सही नहीं है। ये तो सही नहीं है वास्तव में ही। संतान से दूर रहना पड़े या संतान दूर रहे तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर सकती है। प्रेम इत्यादि में भी धोखे मिलने का चांस रहता है ना। तो ये स्थिति उत्पन्न कर देती है। अब यदि बुध के साथ में चंद्रमा हो, मैंने प्रत्येक ग्रह की युति की वीडियो बना रखे हैं, तो आप उन वीडियो को भी अवश्य देखिए, कैसे दो ग्रह के कारकत्व मिलकर के एक योग का निर्माण करते हैं। तो आप वो वीडियो भी अवश्य देखिएगा प्रत्येक ग्रहों की युति का, कि कैसे दो ग्रह अपना कारकत्व लेकर के किस प्रकार जातक को प्रभावित करते हैं, व्यक्ति को प्रभावित करते हैं। तो चंद्र और बुध की युति यहाँ पे ज़्यादा कल्पनाशील बनाती जातक को, बुद्धिमान तो बनाती, कला प्रेमी बनाती है, व्यापार के क्षेत्र में उन्नति, विदेश में ज़्यादा स्थायित्वता प्रदान कर सकती। चतुर्थ भाव का स्वामी है ना, माता की स्वास्थ्य में परेशानी, क्योंकि चतुर्थेश चंद्रमा है। माता से अनबने, माता से दूर रहे, या मात्र सुख में कमी उत्पन्न कर सकती है चंद्र बुध की युति। दोनों ही कारक होते चतुर्थ भाव के। मकान, वाहन, भूमि, प्रॉपर्टी इत्यादि विवाद उत्पन्न कर सकती है। सुख में कमी, क्षीणता बहुत होते हुए भी कहीं ना कहीं मन में संकोच रहेगा कि और हो जाता, ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देती है। यदि बुध के साथ में मंगल हो, लग्नेश है, चंद्रमा तो यहाँ पे सुख भंग करेगा, यहाँ पे लग्न भंग हो गया, जन्म स्थान को छुड़वा देगा, बहुत दूर ले जाएगा। द्वादश भाव में लग्नेश का बैठे रहना मांगलिक बना देता है। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, दाम्पत्य जीवन को थोड़ा प्रभावित कर सकता है। तृतीय भाव पर दृष्टि रहेगी, षष्ठ भाव पर ऋण रोग शत्रुओं पर विजय हासिल प्राप्त करेगा ऐसा जातक। बाहर एक्सपोर्ट इंपोर्ट व्यावसायिक दृष्टि से ठीक है ये युति द्वादश भाव में बुध। और ऐसा जातक को स्वास्थ्य में परेशानियां अवश्य रह सकती है। बुध और मंगल रक्त के अंदर त्वचा संबंधी, बुध मंगल द्वादश भाव में बैठे रहना श्रेष्ठतम तो नहीं रहेगा। लग्न भंग उत्पन्न हो रहा है यहाँ पे। आप आत्मबल में कमजोर, क्योंकि लग्न से हम विचार करते देहम रूपंच ज्ञानंच वर्णंच बलाबलम सुखम दुखम भयंच व लग्न भावा निरीक्षेत। लग्न भंग कर, लेकिन ये अष्टमेश भी है मंगल। अष्टमेश को द्वादश भाव में बैठे रहना भी विपरीत राजयोग है। तो दो विपरीत राजयोग हो गए, तीनों तो सरला विमला ऐसे ये तीन राजयोग होते हैं, तो दो राजयोग बन गए विपरीत। षष्ठेश का द्वादश में, अष्टमेश का द्वादश में। षष्ठेश और अष्टमेश का द्वादश भाव में बैठे रहना कहीं ना कहीं परेशानी, जीवन में परेशानियां बहुत देगा, लेकिन सफलता भी देंगे 32वें वर्ष में, 34वें वर्ष में जाकर के देंगे। यह स्थिति उत्पन्न करेगी। अब यदि बुध के साथ में यहाँ पे देवगुरु बृहस्पति हो, स्वग्रही, खर्चा अत्यधिक रहेगा। अपने भाव में होने के कारण यहाँ पे बुध की नीचता भंग हो जाएगी, नीच भंग राजयोग का सृजन हो जाएगा। यहाँ पे भाग्य इसका द्वादश भाव में बैठे रहना श्रेष्ठतम तो नहीं है, लेकिन अपने भाव में बैठा हुआ है तो खर्चा अत्यधिक कराएगा। संतान पक्ष फिर कमजोर, क्योंकि पंचम भाव का कारक भी होता है गुरु। चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, षष्ठ भाव पर दृष्टि रहेगी, अष्टम भाव पर दृष्टि रहेगी। भाग्य इसका द्वादश भाव में बैठे रहना, ये थोड़ा भाग्य में थोड़ी सी परेशानी, वरना भाग्य भी सही रहेगा। आप अपनी राशि में तो बैठा हुआ है ना। विपरीत राजयोग है, ये भी विपरीत राजयोग भी बना देता है और नीच भंग राजयोग भी बना देता है। देखो, दो धनवान, कीर्तिवान, अच्छी स्थिति उत्पन्न कर देता है। विपरीत राजयोग भी है, नीच भंग राजयोग भी है। अब यहाँ पे शुक्र भी हो जाएगा, शुक्र उच्च का हो जाएगा। शुक्र द्वादश भाव में शुक्र अच्छा परिणाम प्रदान करता है। हम सबको पता, कालपुरुष की कुंडली में उच्च के रहते हैं द्वादश भाव में। बहुत अच्छी युति है, बहुत आधुनिकता में ले जाएगा, बहुत भौतिक सुखों की वृद्धि कर देगा। यहाँ पे शुक्र गुरु भी कर देता है,
गुरु आध्यात्मिक थोड़ी कर देता है ज़्यादा। शुक्र भौतिक चकाचौंध में रहेगा राजा तक, अच्छे कपड़े पहनेगा, अच्छे परफ्यूम लगाएगा। बुद्ध शुक्र बैठा हुआ नीच भंग राजयोग का सृजन करेगा। बुद्ध और शुक्र की युति को लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं। आर्थिक रूप से अच्छी स्थिति है ये, सदव्यय करेगा, है ना। बुद्ध शुक्र की युति भी, यह भी इसको विपरीत राजयोग नहीं कहेंगे। यहाँ पे बुद्ध द्वितीय भाव के स्वामी और सप्तम भाव के स्वामी बनते, मारकत्व लिए रहते हैं। कवि साक्षान निहंताशान मारकत्वेन लक्षितः, मारकत्व लिए हुए कवि। द्वितीय भाव मारक है, सप्तम भाव मारक है। पत्नी के स्वास्थ्य में परेशानी, दाम्पत्य जीवन में थोड़ी परेशानी, दाम्पत्य वैचारिक ही नहीं रहेगा, स्वास्थ्य में ही परेशानी रहेगी और कुछ नहीं। धनेश का वैभव में बैठे रहना खर्च अत्यधिक करवाएगा, परिवार में सामंजस्यता नहीं रहने देगा। बस यही परिणाम देखने को मिलेंगे। शनि हो यहाँ पे तो लाभ भंग कर देगा। लाभ भाव के स्वामी का वैभव में बैठे रहना ये भी सही नहीं है, दशम भाव के स्वामी का वैभव में बैठे रहना भी सही नहीं है। तो ये कानूनी पचड़ों में पड़ सकता है, जहाँ तक कहीं ना कहीं फंस जाए, कर जाए, पुलिस, कारागृह। बुद्ध गुरु शुक्र शनि राहु, बुद्ध राहु ये बंधन योग बना देते हैं, तो थोड़ा सावधानी बरतनी होगी। या तो फिर काम ही वकीलायत का करने लग जाओ, बुद्ध शनि साथ में बैठे हैं तो कानूनी मामलों में कैसे पढ़ते रहोगे, कोर्ट में जाते रहोगे, है ना। तो ये स्थिति उत्पन्न करेगी, अपने कार्य क्षेत्र में व्यवधान उत्पन्न कर देगा। आर्थिक रूप से थोड़ा कमजोर करेगा, क्योंकि लाभेश का वैभव में बैठे रहना खर्चा, आमदनी अटनी, खर्चा रुपया, ये स्थिति उत्पन्न कर देगी। यहाँ पे धन भाव पर दृष्टि डालेगा शनि, परिवार में वही परेशानी। यदि वहाँ पे सूर्य बैठ गया तो दाहिना नेत्र में परेशानी, चंद्रमा बैठ गया तो दोनों नेत्रों में परेशानी। धन भाव में बता रहा हूँ मैं, चंद्रमा भले ही उच्च का बैठो धन भाव में, तो ये स्थिति उत्पन्न कर देगी। भाग्य भाव पर भी शनि की दृष्टि पड़ेगी, षष्ठ भाव पर भी पड़ेगी, धन भाव पर भी पड़ेगी। तो भाग्य में थोड़ी परेशानी, क्योंकि परेशानी तो वैसे भी डाल ही देगा ना, पचड़ों में तो डालेगा ही। अनावश्यक कार्यों में जहाँ तक मन लगाएगा, जिन कार्यों में उनका कोई वही नहीं है मतलब, फिर भी उस कार्य में संलग्न रह रहा है, तो ये स्थिति उत्पन्न कर देगा। यदि बुद्ध के साथ में राहु हो, कन्या राशि ग्रह प्रोक्तम राहुच्च मिथुनम स्मृतम राहु नीचम धनु प्रोक्तम केतु सप्तम। गुरु की राशि में राहु, बुद्ध राहु, जड़त्व योग, बुद्धि में विकार, विचारों में मतभेद, त्वचा रोग संबंधी, कानूनी प्रपंच इत्यादि में पड़ जाएगा जातक। केतु षष्ठ में रहेगा तो नजर ज्यादा लगेगी इस जातक को, यानी कि कोई भी नजर लगा सकता है, प्रभावित, दूसरों से ज्यादा प्रभावित हो सकता है ये व्यक्ति। केतु बैठ जाए तो अध्यात्म का कारक है बुद्ध केतु, योग साधना ध्यान समाधि करो, ये स्थिति उत्पन्न कर देती है। तो अब पूरी ऑलमोस्ट इस कुंडली के अंदर, मेष लग्न की कुंडली में यदि सूर्य चंद्रमा की युति हो तो श्रेष्ठतम है। सूर्य गुरु की युति हो या एक दृष्टि संबंध बना रहे हो, तीनों ग्रह आपस में, मंगल भी हो, तो श्रेष्ठतम परिणाम प्रदान कर देती है जातक को उसके जीवन में। और यदि ऐसा नहीं है तो ये युति श्रेष्ठतम तो नहीं है, द्वादश विपरीत राजयोग भी है। तो श्रेष्ठतम इतनी श्रेष्ठतम नहीं, बहुत परेशानियों के बाद में सफलता प्रदान अवश्य ही करेगी। तो इस वीडियो आज यहीं पे समाप्त, विराम लेते हैं। और यदि सही नहीं है, अगर नीच भंग नहीं हो रहा है, परेशानी ज़्यादा देता है, तो गणपति की आराधना करिए, गणपति को लड्डू चढ़ाइए, दुर्वा चढ़ाइए, गणपति अथर्वशीर्ष के पाठ कीजिए, और पंचरत्न स्तोत्र का पाठ कीजिए, गणपति की आराधना कीजिए, भगवान विष्णु की आराधना कीजिए, क्योंकि बुद्ध विष्णु है तो लक्ष्मी शुक्र है। तो कनकधारा स्तोत्र, श्री सूक्त इत्यादि का ही पाठ कर सकते हैं। तो धन्यवाद। आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और शेयर अवश्य कीजिएगा। धन्यवाद।